हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वंशानुक्रम से संबंधित। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम से बालक का विकास किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार प्रभावित होता है। आज हम बात करेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों वंशानुक्रम का सिद्धांत। नंबर 1 सिद्धांत आता है बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। बीजकोश की निरंतरता का जो सिद्धांत होता है, क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है इसके बालक के विकास पर। तो बीजकोश की निरंतरता का जो सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं बीजमैन। बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत प्रवर्तक हो जाएंगे इसके बीजमैन। बीजमैन क्या कहते हैं, बीजकोश की निरंतरता यानी बीजमैन ने कोशों के बीजकोश यानी कि वंशानुक्रम के आगे बढ़ाने के लिए, किसको भाई, वंशानुक्रम को आगे बढ़ाने के लिए या वंशानुक्रम संबंधित जो प्रक्रिया है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए या दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए जो उत्तरदायी होता है वो क्या होते हैं, बीजकोश होते हैं। किसके अनुसार, वंशानुक्रम के अनुसार। बीजमैन कहते हैं कि वंशानुक्रम जो है वो क्या है, यानी कि बीजों के द्वारा, बीजकोश के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या किया जाता है भाई, गुणों का, लक्षणों का क्या किया जाता है, हस्तांतरण किया जाता है। यानी कि गुण और लक्षण, माता पिता के जो गुण होते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं, विशेषताएं होती है, वो संतान में हस्तांतरित होते हैं, संतान में आती हैं। किसके कारण आती है, बीज कोशों के कारण आती है। किसके कारण आती है भाई, बीज कोशों के कारण आती हैं। बीजमैन कहते हैं कि बीज कोश जो होते हैं, यानी कि बीज कोश भी कितने होते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति की, बालक की मानसिक और शारीरिक संरचना, बीज कोशों के द्वारा क्या होता है भाई, शारीरिक संरचना, बालक की शारीरिक संरचना और एक होती है बालक की मानसिक संरचना। यानी बीज कोशों से बालक की शारीरिक और मानसिक संरचना क्या होती है, प्रभावित होती है। या बीज कोश जो होते हैं बालक की, व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक संरचना को प्रभावित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति में 2 कोश होते हैं। बीजमैन का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य में कितने कोश होते हैं भाई, 2 कोश होते हैं। तो 2 कोशों की हम बात करें तो एक तो होता है हमारा कौन सा, देहिक कोश होता है। कौन सा कोश होता है, देहिक कोश होता है। और दूसरा होता है हमारा उत्पाद कोश। बीजमैन कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में ये जो गुणों का हस्तांतरण होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी विशेषताओं, लक्षणों का, गुणों का बालक में हस्तांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, 2 कोशों के द्वारा संपन्न होती है। नंबर 1 बात करें तो कौन सा आता है, देहिक कोश। और नंबर दूसरा कौन सा है, उत्पाद कोश। देहिक कोश से क्या होगा, देहिक यानी देह, शरीर होती है, शारीरिक संरचना। देहिक कोश से क्या होता है, शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। यानी कि जैसे माता पिता है वैसे ही संतान की शारीरिक संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। कौन से कोश से, देहिक कोश से। तो देहिक कोश जो होता है वो शारीरिक संरचना के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा होता है उत्पाद कोश। उत्पाद कोश का कार्य क्या होता है, उत्पाद कोश जो होता है वो वंशानुक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है भाई, वंशानुक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है उत्पाद कोश के द्वारा। तो बीजमैन कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में 2 कोश पाए जाते हैं, एक होता है देहिक कोश और एक होता है उत्पाद कोश। देहिक कोश के द्वारा क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है, बालक की शारीरिक संरचना का निर्माण जो होता है वो देहिक कोश के द्वारा होता है। जबकि उत्पाद कोश की हम बात करें तो उत्पाद कोश के द्वारा वंशानुक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। बीजमैन ने ये जो प्रयोग किया था ये चूहों पर प्रयोग किया था। बीजमैन ने क्या किया था भाई, ये जो प्रयोग किया था ये चूहों पर प्रयोग किया था। चूहों पर जब प्रयोग किया था क्या किया था इन्होंने, चूहों पर प्रयोग किया था इन्होंने, चूहे की जो पूंछें थी वो काट दी थी। यानी कि एक
पीढ़ी की पूछे काटी, फिर तो इन्होंने देखा कि दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले जो चूहे थे उनके पूंछ थी। फिर क्या किया इन्होंने, दूसरी पीढ़ी के चूहों की पूंछ काट दी। फिर देखा कि तीसरी पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले जो चूहे थे उनके भी पूंछ थी। फिर तीसरी पीढ़ी के चूहों की पूंछ काटी, यानी कि ऐसे इन्होंने यह प्रक्रिया निरंतर जारी रखी। तो अंत में इन्होंने देखा कि ये जो प्रक्रिया है भाई वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, विकास पर किसका प्रभाव नहीं है, वातावरण का प्रभाव नहीं है। अगर वातावरण का प्रभाव पड़ता तो हमने चूहों की पूंछ काटी थी, तो काटी थी, ये वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है, ये वातावरण से संबंधित है। जबकि पैदा होने वाले चूहे जो है उनके क्या थी, पूंछे थी। तो यानी कि उनका जो विकास था, उनके जो उत्पत्ति का जो कारण था, उसमें कौन उत्तरदायी था भाई, वंशानुक्रम जो होता है ना, वंशानुक्रम की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि वंशानुक्रम के द्वारा गुण और लक्षण और विशेषताएं होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर जारी रहती हैं। तो उन्होंने देखा था कि भाई प्राचीन काल में, यानी कि जो पहले सबसे पुरानी पीढ़ी थी चूहों की, उनके क्या थी, पूंछ थी। और जो अब वर्तमान में हमने पीढ़ी दर पीढ़ी पूंछ काटते रहे, फिर भी क्या हो रहा है कि अब जो वर्तमान में चूहे पैदा हो रहे हैं उनके क्या है, पूंछ है। अर्थात इनके कहने का मतलब क्या था, बीजमैन का कहने का अर्थ था कि एक बालक या एक व्यक्ति उतना ही प्राचीन होता है जितना उसका वंशज होता है। एक बालक की बात करें हमें, या एक व्यक्ति, बालक जो है उतना ही प्राचीन है। कितना प्राचीन है भाई, उतना ही प्राचीन होता है जितना क्या होता है, उसका वंशज होता है। जितना प्राचीन क्या होता है, उसका वंशज होता है। यानी एक बालक जो होता है वो उतना ही प्राचीन है। क्यों, क्योंकि भाई बालक में देखो दादा के गुण, नाना के गुण है ना, ये किस में आते हैं, पोते पोतियों में आते हैं। तो एक बालक उतना ही प्राचीन होता है जितना क्या होता है, उसका वंशज होता है। तो ये बात सिद्ध की थी, किसने की थी, बीजमैन ने की थी। और प्रयोग किस पर किया था भाई, चूहों पर किया था। और कितने दैहिक कोषों की बात की थी, दो कोषों की बात की थी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में वंशानुक्रम को जो बढ़ाने का कार्य होता है किसके, दो कोषों के द्वारा होता है। एक होता है दैहिक कोष, जिसके द्वारा क्या होता है भाई, शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। और दूसरा आता है उत्पाद कोष, जिसके द्वारा क्या होता है, वंशानुक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। अगला नंबर 2 सिद्धांत आता है, और सिद्धांत का नाम है बायोमेट्रिक का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है भाई, बायोमेट्रिक का सिद्धांत। ये बायोमेट्रिक का जो सिद्धांत है, इसका वंशानुक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बायोमेट्रिक के जो सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक हैं गाल्टन। प्रवर्तक कौन है भाई इसके, गाल्टन। बायोमेट्रिक सिद्धांत जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक हैं। बायोमेट्रिक सिद्धांत क्या कहते हैं, गाल्टन कहते हैं कि एक सांख्यिकी विधि के आधार पर, कौन सी विधि के आधार पर भाई, एक सांख्यिकी विधि। सांख्यिक विधि क्या होती है, यानी कि मैथमेटिकल के अनुसार, यानी कि घटते हुए क्रम में निरंतर जो गुण होते हैं, जैसे दादा के, पिता के, ये संतान को प्राप्त होते रहते हैं। कैसे क्रम में, सांख्यिकी विधि के द्वारा नहीं, कि घटते क्रम में वंश गुण, कौन से क्रम में भाई, घटते क्रम में जो वंश गुण होते हैं वो संतान को निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। घटते क्रम में वंश गुण संतान में क्या होते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं, संतान को प्राप्त होते रहते हैं। कौन कहते हैं इस बात को, गाल्टन कहते हैं कि सांख्यिकी बायोमेट्रिक विधि, यानी कि एक घटते हुए क्रम में संतान को निरंतर वंश गुणों की प्राप्ति होती रहती है। जैसे देखिए माता पिता की हम बात करते हैं, जैसे किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, माता पिता। माता पिता से जैसे बालक को गुण प्राप्त हुए, यानी कि 50% जो गुण होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, किससे प्राप्त हो गए, माता पिता से प्राप्त होंगे। किसको, बालक को। लेकिन आगे हम बात करें तो जैसे बालक के दादा दादी हैं, कौन आ गए भाई, दादा दादी आ गए, या हमने ले लिए बालक के नाना नानी। तो नाना नानी से कितने %, यानी कि 25% जो गुण होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, बालक को। दादा दादी या नाना नानी से 25% गुण या गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। बात करते हैं आगे, जैसे परदादा आ गया बालक का, कौन है भाई, परदादा आ गया, परदादी आ गई, परनाना, परनानी। तो इनसे जो गुण प्राप्त होते हैं ये भी कितने होते हैं, 25% गुण प्राप्त होते हैं। अर्थात एक घटते हुए क्रम में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, गुणों का हस्तांतरण होता रहता है। अगले सिद्धांत की बात करें तो एक आता है विकासवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है भाई, विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत जिसे हम कहते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत।
अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के संक्रमण का जो सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, ये जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन है भाई? तो ये जो सिद्धांत दिया था विकासवादी सिद्धांत या अर्जित गुणों के सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। प्रवर्तक कौन है इसके? लेमार्क नामक वैज्ञानिक क्या माने जाते हैं भाई? इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। लेमार्क ने इस सिद्धांत में जो प्रयोग किया था, किस पर? जिराफ का एग्जाम्पल देते हुए प्रयोग किया था भाई। किसका एग्जाम्पल देते हुए? जिराफ का एग्जाम्पल देते हुए प्रयोग किया था। दोस्तों ये जो क्लासें होती है ना, इनके आप नोट्स बना लोगे तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें जो रीट का आपका फर्स्ट लेवल का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। बाल विकास आता है वहाँ से, और बाल विकास में स्पष्टली दे रखा है कि वंशानुक्रम, बालक के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। विकासवादी सिद्धांत की देखो बात करें या अर्जित गुणों के सिद्धांत, तो इसे क्या है? प्रवर्तक है इसके लेमार्क। और लेमार्क ने जो प्रयोग किया था, लेमार्क ने जो एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था, वो किस पर दिया था भाई? जिराफ की गर्दन पर दिया था। किस पर दिया था? जिराफ की गर्दन की बात की थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि प्रत्येक प्रजाति जो होती है अपने बदलते परिवेश के अनुसार, किसके अनुसार भाई? अपने बदलते परिवेश के अनुसार क्या करती है? अपने आप को समायोजित करती है। कौन कहते हैं इस बात को? ये कहते हैं, लेमार्क कहते हैं कि प्रत्येक प्रजाति, कोई भी प्रजाति है, चाहे प्रत्येक प्रजाति जो होती है, चाहे मनुष्य है, पशु पक्षी है ना, जीव जंतु है, प्रत्येक प्रजाति क्या करती है? अपने बदलते परिवेश के अनुसार, बदलते परिवेश यानी कि सर्दी गर्मी मौसम ये सब के अनुसार ढल जाती है। अपने बदलते परिवेश के अनुसार क्या करती है भाई? परिवेश के अनुसार अपने आप को क्या कर लेते हैं? समायोजित कर लेते हैं। बदलते परिवेश के अनुसार अपने आप को क्या करते हैं? समायोजित कर लेते हैं। और ये समायोजित करने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि लेमार्क क्या कहते हैं कि प्रत्येक प्रजाति अपने आप को एक बदलते परिवेश के अनुसार क्या कर लेती है भाई? समायोजित कर लेती है। और ये समायोजित करने की जो प्रक्रिया है ना, ये एक जन्मजात प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है भाई? एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कौन कहते हैं इस बात को? लेमार्क कहते हैं कि प्रत्येक प्रजाति अपने बदलते परिवेश के अनुसार क्या करती है? अपने आप को समायोजित कर लेती है। और ये समायोजित करने की जो प्रक्रिया होती है, ये क्या होती है भाई? जन्मजात पाई जाती है। इसी के अनुसार अगर हम बात करें तो वर्तमान में, यानी कि ये जो समायोजित करने की जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है, ये बालक में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर प्राप्त होती रहती है। आगे हम बात करें तो लेमार्क ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? जिराफ की गर्दन पर बात की थी इन्होंने। और यानी कि जिराफ की गर्दन पर इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि जिराफ की गर्दन की बात करें तो प्राचीन काल में इतनी लंबी नहीं थी भाई। प्राचीन काल में जिराफ की जो गर्दन थी वो किसके समान थी? ऊंट के समान लंबी थी। किसके समान थी? ऊंट के समान ही लंबी थी। किसकी गर्दन? जिराफ की जो गर्दन थी। लेकिन क्या हुआ? जैसे कि नीचे का जो चारा है ये खत्म होता है, तो नीचे का चारा जैसे जैसे खत्म होने लगा तो भोजन की आवश्यकता हुई जिराफ को, और भोजन की आवश्यकता हुई तो क्या हुआ? यानी कि ऊंचाई पर जब इसने भोजन ग्रहण करना प्रारंभ किया तो इसकी गर्दन जो है उसी के हिसाब से नियमित जब किसी कार्य को हम करते हैं तो वो व्यवहार में बन जाती है, आदत में बन जाती है। तो इन्होंने क्या, इनकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगी, और उसका परिणाम देखिए आज भी क्या होता है? जिराफ की गर्दन लंबी ही होती है। अगला सिद्धांत आता है हमारा मेंडल का सिद्धांत। मेंडल का सिद्धांत, यह मेंडल का वंशानुक्रम का हम सिद्धांत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेंडल का सिद्धांत या मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत, या इसी को हम बोलते हैं क्या? मौलिक गुणों के उजागर होने का सिद्धांत। इसी को क्या बोला जाता है भाई? मौलिक गुणों के उजागर होने का सिद्धांत। उजागर होने का, या इसी को बोलेंगे मौलिक गुणों के प्रकट होने का सिद्धांत। किसे कहा जाता है?
मेंडल के वंशानुक्रम सिद्धांत को। मेंडल का सिद्धांत वंशानुक्रम का सिद्धांत, मौलिक गुणों के उजागर होने का सिद्धांत, या कहेंगे मौलिक गुणों के प्रकट होने का सिद्धांत। ये भी किसे कहा जाता है? मेंडल के सिद्धांत को, या मेंडल के वंशानुक्रम के सिद्धांत को कहा जाता है। मेंडल की हम बात करें, मेंडल जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था भाई? इसका जन्म हुआ था कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ था। लेकिन एक जगह है और जगह का नाम है चेकोस्लोवाकिया। जगह का नाम क्या है? चेकोस्लोवाकिया। ये चेकोस्लोवाकिया में क्या करते थे भाई? यहाँ पर ये धर्मगुरु थे। क्या कार्य करते थे? धर्मगुरु का कार्य करते थे। कौन? मेंडल। कहाँ पर? चेकोस्लोवाकिया में। जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल जो है इन्होंने जो प्रयोग किया था, किसने भाई? मेंडल ने जो प्रयोग किया था, ये किस पर किया था? उद्यान मटर पर किया था। किस पर प्रयोग किया? उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, यानी कि किस पर? पाइसम सेटाइवम। क्या कहा जाता है इसको? पाइसम सेटाइवम। इस पर क्या किया था इन्होंने? प्रयोग किया था। किसने? मेंडल ने प्रयोग किया था। मेंडल ने उद्यान मटर पर, यानी मटर के पौधों पर, पाइसम सेटाइवम पर। और इस पर प्रयोग से क्या सिद्ध किया था? इस पर सिद्ध किया था कि प्रत्येक प्रजाति, प्रत्येक मनुष्य की बात करें, हम प्रत्येक प्रजाति की बात करें, या प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक पशु पक्षी की बात करें, तो यानी कि अपनी तीसरी पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में भाई? अपनी तीसरी पीढ़ी के आते आते क्या होते हैं? उसमें संतान में क्या हो जाता है? मौलिक गुण प्रकट हो जाते हैं। कौन सी पीढ़ी के आते आते? तीसरी पीढ़ी की बात कर रहा है। यानी कि तीसरी पीढ़ी में क्या होता है? तीसरी पीढ़ी के आते आते संतान में क्या हो जाता है? मौलिक गुण प्रकट हो जाते हैं। संतान में मौलिक गुण, यानी कि जो उसके दादा के गुण थे, किस में आ जाएंगे? दादा के जो गुण है वो किस में आएंगे भाई? पोते में आ जाएंगे। तो तीसरी पीढ़ी, जो पोते की पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी। तो संतान में ये कहते हैं कि मौलिक गुण जो होते हैं वो तीसरी पीढ़ी में, संतान में क्या होते हैं? मौलिक गुण प्रकट होने लग जाते हैं। कौन कहते हैं इस बात को? आपके मेंडल कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम भाई इनका पूछ लिया जाए तो पूरा नाम क्या है इनका? पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन्होंने क्या कहा कि तीसरी पीढ़ी के आते आते संतान में क्या होता है? मौलिक गुण प्रकट होने लग जाते हैं। तीसरी पीढ़ी के आते आते जैसे कि दादा के गुण हैं, किसके गुण? दादा के गुण, या दादा दादी के जो गुण होते हैं वो किस में आ जाएंगे? पोते में आना। दादा की पीढ़ी, पिता की पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी जो होती है वो किसकी होती है? पोते की पीढ़ी होती है। तो दादा दादी के गुण जो है तीसरी पीढ़ी में किस में प्रकट हो जाते हैं? पोते में प्रकट हो जाते हैं। जैसे नाना नानी के गुण है, किसके गुण भाई? नाना नानी के जो गुण होते हैं वो क्या आते हैं? नातिन में प्रकट हो जाते हैं। तो ये नातिन जो है कौन सी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी है, क्योंकि नाना नानी की पीढ़ी आ गई है, एक उसकी माता की पीढ़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी जो है वो किसकी पीढ़ी है? नातिन की पीढ़ी। तो यानी कि तीसरी पीढ़ी के आते आते क्या होता है? संतान में मौलिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, मौलिक गुण प्रकट हो जाते हैं। इन्होंने जो ये प्रयोग किया था उद्यान मटर पर किया था, तो इन्होंने क्या किया था भाई? कुछ तो लंबे पौधे लिए थे। प्रयोग कैसे किया था इन्होंने? कुछ तो क्या लिए? लंबे पौधे लिए थे। और कुछ कैसे थे? कुछ पौधे थे वो बोने थे। कुछ कैसे थे? बोने पौधे लिए थे। ये जो लिए थे कैसी मात्रा में लिए थे भाई? समान मात्रा में लिए थे। कैसी मात्रा में लिए थे? समान मात्रा में लिए थे। यानी कि 50% जो पौधे लिए थे इन्होंने, कैसे लिए थे? 25% लंबे लिए थे, 25% बोने पौधे लिए थे। तो इन्होंने ये जो समान मात्रा में पौधे लिए थे तो इन्होंने देखा था कि क्या होता है कि यहाँ पर 25% तो कैसे पौधे? लंबे पौधे प्राप्त होते, और 25% ही पौधे कैसे थे? बोने पौधे थे। 25% कैसे पौधे प्राप्त हुए भाई? बोने पौधे प्राप्त हुए। फिर इन्होंने क्या किया था? फिर इन्होंने क्या किया? 25% लंबे लिए और 25% ही क्या लिए? बोने पौधे ले लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो देखा था तो इन्होंने देखा था कि 50% पौधे कैसे थे भाई? लंबे थे, और 50% पौधे ही कैसे थे? बोने थे।
50% पौधे ही कैसे थे भाई, बोने थे। यानी कि यहाँ इन्होंने जो 50% लंबे पौधे लिए और 50% कैसे लिए, बोने पौधे लिए, और दोनों की मात्रा कैसी थी, समान थी। तो यहाँ देखा कि 25% ही लंबे प्राप्त हुए और 25% ही कैसे हुए, बोने प्राप्त हुए। जो बाकी के 50 है वो संक्रमित थे, ठीक है ना, मिक्स थे। लेकिन बाद में जब इन्होंने 25% शुद्ध लंबे लिए और 25% ही क्या लिए, शुद्ध बोने लिए, तो इन्होंने देखा कि उनमें 50% कैसे थे, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे थे भाई, ये शुद्ध लंबे पौधे थे, जबकि 50% कैसे थे, शुद्ध बोने पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात यानी कि एक पीढ़ी, एक से दूसरी, पहली पीढ़ी आ गई, दूसरी पीढ़ी है और तीसरी पीढ़ी है। यानी कि यहाँ जो शुद्ध लंबे शुद्ध बोने थे, उनके गुणों की जो उत्पत्ति हो रही है, उनके जो गुण प्रकट हो रही है, वह कहाँ हो रही है, तीसरी पीढ़ी में जाकर होते हैं। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार हमारे जो मेंडल साहब हैं, उन्होंने क्या कहा था कि संकर प्राणी, कोई भी संकर प्राणी है, ठीक है, कोई भी संकर जो है हमारी किस्म है, तो उसमें कुछ पीढ़ियों के बाद, कुछ पीढ़ियों के मतलब यानी तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी तक क्या होता है, कुछ पीढ़ियों के बाद पुनः अपने वास्तविक गुण जो होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं भाई, प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे कि हम कोई भी सरसों है, बाजरा है, कोई संकर किस्म की फसल बीज लेके आते हैं, उसको हम बो देते हैं। पहली साल में वो अच्छी पैदावार देता है, लेकिन दूसरी साल में क्या होता है, डाउन पड़ जाता है। तीसरी या चौथी साल में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उतना ही सिस्टम बैठ पाता है, यानी कि उतना ही पैदावार देता है। या जो उसके पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ भी, वास्तविक जो गुण थे उसके, यानी कि 2 या 3 किस्मों से मिलाकर जो बनाए गए थे, वो अलग अलग किस्म के पौधे उसमें उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब इन्होंने, मेंडल ने इस सिद्धांत के तहत 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे भाई, 3 नियम दिए थे। नंबर 1 आता है कौन सा, पृथकता का नियम। नंबर 1 कौन सा है, पृथकता का नियम आता है। नंबर 2 आता है कौन सा, प्रभाव का नियम। कौन सा नियम है भाई, प्रभाव का नियम। और नंबर 3 आता है कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नंबर 3 कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथकता का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों जो नियम दिए थे, ये किसने दिए थे भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। किसने दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने तीनों नियम दिए थे। किसी सिद्धांत पर, इसी सिद्धांत पर, मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत, जिसमें उसने प्रयोग किया था किस पर, उद्यान मटर पर प्रयोग किया था, पाइसमे सैटाइवम पर प्रयोग किया था। इनका जन्म तो भाई ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन आज चेकोस्लोवाकिया में क्या थे, धर्म गुरु का कार्य करते थे। और इनका जो मानना था क्या था कि तीसरी पीढ़ी के आते आते प्रत्येक प्रजाति में, चाहे कोई संकर प्रजाति हो या नहीं हो, तीसरी पीढ़ी के आते आते क्या होता है, अपने वास्तविक गुण प्रकट हो जाते हैं। तीसरी पीढ़ी में क्या हो जाते हैं भाई, यहाँ पर अपने जो वास्तविक गुण होते हैं, कैसे गुण होते हैं, वास्तविक जो गुण होते हैं ये प्रकट होने लग जाते हैं। कौन सी में, तीसरी पीढ़ी में वास्तविक गुण क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि दादा जो है उसके गुण कहाँ आ जाते हैं, पोते में आ जाते हैं, यानी कि पिता में आते हैं, पिता से कहाँ जाते हैं, पोते में आ जाते हैं। नाना नानी है, उसके गुण कहाँ जाते हैं, नातिन में आ जाते हैं, यानी कि नाना नानी के गुण उसकी माता में आएंगे, माता से किसी में, नातिन में आ जाते हैं। तो तीसरी पीढ़ी के आते आते बालक क्या करता है, अपने मौलिक गुणों को प्राप्त कर लेता है। आगे बात करते थे वंशानुक्रम के जो सिद्धांत थे, यानी कि मेंडल का जो सिद्धांत अभी हमने पढ़ा है, तो उसके बारे में बात की थी। यानी कि उन्होंने 3 नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, पृथकता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक देखिए वंशानुक्रम के जो नियम होते हैं, एक होता है प्रत्यागमन का नियम। कौन सा नियम है भाई, प्रत्यागमन का नियम। क्या होता है प्रत्यागमन का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम ने जैसी माता पिता उसके ठीक विपरीत गुणों वाली संतान। कैसे भाई, जैसे माता पिता होते हैं, यानी कि माता पिता की बात कर रहे हैं हम, जैसे क्या है, माता पिता, माता पिता के ठीक विपरीत गुणों वाली संतान, ठीक है, विपरीत गुणों वाली जब संतान हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। माता पिता के जैसे माता पिता हुए उसके ठीक विपरीत गुणों वाली संतान का प्रकट होना। गुणों वाली किसका प्रकट होना भाई, संतान का उत्पन्न होना या संतान का प्रकट होना। क्या होता है,
प्रत्यागमन होता है। जैसे माता पिता उसके ठीक विपरीत जब गुण संतान में आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यागमन कहते हैं। जैसे देखिए कोई माता पिता, किसी के माता पिता जो होते हैं बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन संतान बिल्कुल अपराधी प्रवृत्ति की, तो जैसे माता पिता उसके ठीक विपरीत गुणों वाली संतान। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं तो एग्जाम्पल है हमारे जैसे हिरण्यकश्यप, नाम सुना होगा भाई किसका, हिरण्यकश्यप का। तो हिरण्यकश्यप की हम बात करें, कौन था ये, राजा था हिरण्यकश्यप। इनके जो पुत्र रूप में पैदा हुआ था, कौन हुआ था, प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप की संतान कौन थी, प्रहलाद थी। देखिए हिरण्यकश्यप जो था वो कैसा था, बिल्कुल क्रूर प्रवृत्ति का था, राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके पुत्र के रूप में, संतान के रूप में पैदा होता है कौन, प्रहलाद। और प्रहलाद कैसा था भाई, प्रहलाद जो है क्या था, राम भक्त था। प्रहलाद क्या था, राम भक्त था, ये भगवान की भक्ति करता था। लेकिन ये जो था ये कैसा था, ये राक्षस प्रवृत्ति का था। ये कैसी प्रवृत्ति का था, राक्षस प्रवृत्ति का था। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, यानी कि प्रत्यागमन का नियम। जैसे माता पिता, यानी कि हिरण्यकश्यप कैसा, राक्षस प्रवृत्ति का, तो प्रहलाद भी कैसा होना चाहिए था, राक्षस प्रवृत्ति का होना चाहिए था। लेकिन नहीं, जैसे माता पिता उसके ठीक विपरीत गुणों वाली संतान जो होती है तो क्या होता है, प्रत्यागमन होता है। प्रत्यागमन का नियम कहते हैं उसे। दूसरे हम बात करें तो अगला नियम आता है हमारा विभिन्नता का नियम। कौन सा नियम है भाई, विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम क्या होता है, विभिन्नता का नियम क्या होता है, विभिन्नता का नियम, जैसी माता पिता उससे कुछ अलग यानी भिन्न, यानी कुछ गुण तो माता पिता से संबंधित होते हैं और कुछ गुण माता पिता से अलग होते हैं। यानी जब बालक की बात कर रहे हैं हम, जब बालक है अपने माता पिता से, किससे भाई, बालक है अपने माता पिता की बात कर रहा है, अपने माता पिता, यानी जो बालक के माता पिता में गुण होते हैं, बालक अपने माता पिता से कुछ अलग या भिन्न गुण प्राप्त कर लेता है। कुछ अलग और कुछ कैसे होते हैं, मिलते जुलते, कुछ अलग या कुछ भिन्न जब गुण किस में आ जाते हैं, माता पिता के बालक में आते हैं, तो वो क्या होता है, विभिन्नता का नियम होता है। यानी जब बालक अपने माता पिता से कुछ अलग या कुछ भिन्न गुण प्राप्त कर लेता है, क्या कुछ भिन्न या कुछ अलग गुण बालक में जब यहाँ दिखाई देते हैं तो वो क्या होता है, विभिन्नता होती है। क्या होती है, विभिन्नता होती है। जैसे देखिए यहाँ जो विभिन्नता मिलती है वो किससे संबंधित मिलती है, रंग रूप से संबंधित मिलेगी। किससे, रंग रूप से। कद काठी यानी कि बालक की जो लंबाई वगैरह है उससे संबंधित मिलेगी। यानी कि देखिए किसी बालक के माता पिता खूब होती है लंबाई, लेकिन संतान की लंबाई थोड़ी सी कम होती है, तो लंबाई संबंधित तो क्या है, उसमें विभिन्नता है, लेकिन और जो गुण है उसमें क्या है, माता पिता से मिलते जुलते हैं। ये ऐसी जो विभिन्नता देखने को मिलती है शारीरिक संरचना की हम बात करें तो, यानी कि माता पिता खूब गोरे होते हैं, संतान काली प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या है, कुछ गुण, कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं, कुछ लक्षण जो होते हैं माता पिता से भिन्न होते हैं, तो वो क्या होता है, विभिन्नता का नियम होता है। और नंबर 3 नियम की बात करें तो समानता का नियम। कौन सा होगा भाई, समानता का नियम। ये समानता का नियम क्या होता है, समानता का नियम क्या होता है, समानता का नियम, जैसे माता पिता, क्या होगा भाई, जैसे माता पिता, समानता के नियम में हम बात करें, जैसे माता पिता वैसी ही संतान, जैसे माता पिता वैसी ही क्या है, संतान। यानी कि जैसे गुण, यहाँ जैसे का मतलब क्या है, यानी माता पिता के जो गुण है, माता पिता के जो क्या है लक्षण है, माता पिता की जो क्या है विशेषताएं हैं, ये सारी कहाँ, जो संतान में होती हैं। यानी कि जैसे माता पिता के गुण होते हैं, जैसे माता पिता के लक्षण होते हैं, जैसे माता पिता की विशेषता होती है, ठीक वैसे ही गुण लक्षणों वाली संतान जब होती है तो कौन सा नियम होता है, समानता का नियम होता है। एक मनोवैज्ञानिक है आपके सोरेनसन, और सोरेनसन जो है वो समानता के नियम के बारे में क्या कहते हैं, तो सोरेनसन कहते हैं कि सभी सजीव प्राणियों की बात कर रहे हैं अपने समान प्रतिमान वाले, यानी कि सजीव प्राणी जो होते हैं, कौन से प्राणी भाई, सभी सजीव प्राणी अपने समान प्रतिमान वाले, समान प्रतिमान यानी समान गुण, समान लक्षण, समान विशेषता वाले, यानी अपने समान प्रतिमान वाली संतान को जन्म देते हैं।
कौन कहते हैं इस बात को? सोरेनसन कहते हैं कि सभी सजीव जो प्राणी होते हैं वो अपने समान प्रतिमान यानी अपने समान लक्षणों वाली, समान विशेषताओं वाली और समान गुणों वाली संतान को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। जैसे देखिए भाई, इनका कहना है जैसे कि पशु है तो किसको जन्म देगा? पशु। तो पशु के संतान के रूप में कौन? पशु ही उत्पन्न होगा। पक्षी है तो पक्षी के संतान के रूप में कौन है? पक्षी ही उत्पन्न होगा। और मनुष्य है तो मनुष्य के संतान के रूप में कौन उत्पन्न होगा? मनुष्य ही उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं होता है कि है ना मनुष्य है और उसके पशु पक्षी पैदा हो गए, नहीं। यानी कि समान प्रतिमान वाली संतानों को जन्म देते हैं। कौन कहते हैं इस बात को? सोरेनसन कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे वातावरण के बारे में, क्योंकि वातावरण का भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।